हेलो बेटे, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड ऑल्सो योर स्टडी इज गोइंग वेरी वेल। लास्ट टाइम हमने अपनी 4th यूनिट स्टार्ट की थी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ओके, तो हमने वर्क के बारे में देखा था, डॉट प्रोडक्ट देखा था, ठीक है, थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में भी देखा था, मतलब डिफरेंस देखा था कि एक्चुअली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद हमने वर्क की डेफिनेशन देखी थी, वर्क के टाइप्स देखे थे, दैट पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो पॉजिटिव वर्क क्या कहता था, वर्क डन बाय अ फोर्स, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में वर्क किया जाए तो वो पॉजिटिव वर्क हो गया, और डायरेक्शन के अगेंस्ट किया जाए तो फोर्स की डायरेक्शन के अगेंस्ट वर्क किया जाए तो वो नेगेटिव वर्क हो गया, ठीक है। एंड जीरो वर्क क्या था, या तो कोई भी फोर्स लगाने के बाद कोई भी डिस्प्लेसमेंट ना हो रहा हो, उस टाइम पे क्या था हमारे पास जीरो वर्क था, या फिर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ और जो फोर्स लगा वो दोनों किस में हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। ओके, तो इतना हमने कर लिया था, ये सिर्फ हमारा बेसिक ही था। ओके, और आप लोगों को पता है कि 2020 के लिए जो 2021 जो सेशन है आपका, उसके लिए बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो ये आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में ही था, बट इंट्रो थोड़ा सा जरूरी था, इसीलिए हमने कल इंट्रोडक्शन कर लिया था। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो हम टॉपिक करें, इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होता है, देखो भाई, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स हमने देख लिया है, कितना होता है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, जो आपने डेफिनेशन देखी है, ठीक है। तो पहला जो हम टॉपिक कर चुके हैं दैट इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वो क्या निकालते हो आप, सीधा निकाल देते हो, दैट इज एफ डॉट डी एस, इस दिस इज द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। एफ डॉट डी एस, एफ डी एस कॉस थीटा या एफ एस कोस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ गया, दिस इज द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब यहाँ पर जो फोर्स है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, बट जो कांस्टेंट फोर्स होता है वो तो रेयर ही कभी होता है। तो फोर्स ऑलवेज क्या होता है, वेरी करता रहता है, तो जो फोर्स वेरी करता रहता है उस फोर्स को आप क्या कहते हैं, वेरिएबल फोर्स। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कभी स्प्रिंग को दबाया है, तो जब स्प्रिंग ज्यादा लेंथ पर होती है, उसकी प्रॉपर लेंथ पर होती है, जितना उसको होना चाहिए उस टाइम पे आप उसको दबाते हो, थोड़ा इजीली दब जाती है, लेकिन जैसे ही वो और पास आती है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है काम करने के लिए, उसको दबाने के लिए, और पास आ गई तो उसको आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा दबाने के लिए। तो स्प्रिंग में उस टाइम पे जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल फोर्स, ठीक है। तो इसी टाइप के आपके पास और भी बहुत सारे वेरिएबल फोर्सेस होते हैं, किसी भी चीज के लिए आपको क्या मिलेंगे, वेरिएबल फोर्स मिलेंगे। चलो भाई, इसको हम किससे करेंगे, ग्राफ से करेंगे, ठीक है। जब भी हमारे पास वेरिएबल किसी भी चीज की बात आ जाए तो हमारे पास सबसे बढ़िया मेथड हमें क्या लगता है, ग्राफ लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया एफ के बीच में, एफ एक्स और एक्स के बीच में, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और कुछ आपको इस तरह का ग्राफ वो देखने को मिला। ओके, आपने जब ग्राफ देखा तो वो ग्राफ इस तरह का ग्राफ था। अब मैं क्या कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि हर पॉइंट पर इसमें क्या है, क्या हो रहा है भाई, हर पॉइंट पर फोर्स चेंज हो रहा है, तो आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि इस वाले पॉइंट की फोर्स की वैल्यू ले ली है, इस पॉइंट की ले ली, हम किसी भी एक पॉइंट की फोर्स की वैल्यू नहीं ले सकते हैं। तो जब एक पॉइंट की फोर्स की वैल्यू नहीं ले सकते तो हम क्या करेंगे, जितने टाइम के लिए फोर्स कांस्टेंट है उतना उतना फोर्स ले, उस डिस्प्लेसमेंट को देखें और फिर सबका क्या कर दें, सम कर दें। ऐसा ही करते हैं, ऐसा ही तो करते हैं, तभी तो हमारे पास क्या आएगा, टोटल वर्क डन आएगा इस फोर्स के द्वारा। तो अब हमें तो निकालना है टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो अब मैं क्या ले लूं, मैं ये ले लेती हूँ यहाँ पर P एंड Q, ठीक है। मैं ये देखना चाहती हूँ, मैंने मान लिया कि इस छोटे से डिस्टेंस के लिए, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इसको मैं dx मान लूं, ठीक है। इसके लिए जो फोर्स है वो क्या है, कांस्टेंट है, मतलब इसके लिए मैं फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट सा मान लेती हूँ कुछ, ठीक है। मैंने क्या किया, ये जितना मेरे पास फोर्स था, जितना ये टाइम था, इस सबको किस में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में, छोटे छोटे इंटरवल्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब जब मैंने इसको, जिस इंटरवल में मैंने इसको डिवाइड किया है,
तो उन इंटरवल्स के लिए मैं इसको क्या मान सकती हूँ, कांस्टेंट मान सकती हूँ। फोर्स को उन इंटरवल्स के लिए क्या मान सकती हूँ, कांस्टेंट मान सकती हूँ। तो मैं क्या निकाल दूं, मैं क्या निकालू यहां से, मैं यहां से निकाल लेती हूँ स्मॉल वर्क डन। ठीक है, स्मॉल वर्क डन निकाल लेती हूँ। देखो भाई हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस पॉइंट को ले लेती हूँ मैं ए, इसको ले लेती हूँ बी। ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक जो बॉडी है उसको ले जाने के लिए वर्क डन हमें देखना है। ठीक है, वो कैलकुलेट करना है। अब जब हमें ए से बी तक बॉडी को ले जाने के लिए कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कह दूं, लेट अस कंसीडर एज द फोर्स इज वेरिएबल, क्योंकि फोर्स हमारा वेरिएबल है, डायरेक्ट मैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, लेट अस कंसीडर द ए बी इज made up of small number of infinitesimal small displacements। मैंने क्या मान लिया कि जो ये कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट था मेरे पास, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, एंड एज द डिस्प्लेसमेंट एंड फॉर दीज small displacements हम ले सकते हैं ना, we can take the magnitude of force constant, as constant। इन छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए हम फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या मान सकते हैं बेटे, कांस्टेंट मान सकते हैं। तो लिखो भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a body from P to Q। P से Q ले जाने के लिए, बॉडी को P से Q ले जाने के लिए जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा वो हमारे पास कितना होगा। तो कैसे लिखोगे आप उसको, डी डब्ल्यू से लिखोगे। ठीक है, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, उस टाइम इंटरवल के लिए, उस डिस्प्लेसमेंट इंटरवल के लिए फोर्स इनटू में डी एक्स। ठीक है, डी एक्स क्या है यहाँ पर, पी क्यू, इसको मैंने डी एक्स मान लिया है। ठीक है, डी एक्स। ओके, ये है आपके पास पी क्यू। अब पी क्यू है, ये वाली स्ट्रिप थी ना, ये आर मान ली आपने, ये एस मान ली। तो ये कुछ क्या है, जब आप इसको और छोटा करते जाओगे थोड़ी सी रेक्टेंगल की शेप ले लेगी या नहीं ले लेगी भाई, थोड़ी सी रेक्टेंगल की शेप ये ले लेगी। तो अब जब रेक्टेंगल की शेप ये ले लेगी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, देखो ये एक पूरा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में एक साइड है फोर्स की वैल्यू, दूसरी साइड में ये, तो मतलब रेक्टेंगल की दो साइड्स का प्रोडक्ट हो रखा है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू आर एस। ठीक है, क्या आ गया आपके पास, एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू आर इंटू एस। ठीक है, क्या लिख दो आप यहाँ पर इसको, एरिया ऑफ द स्ट्रिप पी क्यू आर एस, क्योंकि हमने स्ट्रिप मानी थी, उस स्ट्रिप का ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया आ जाएगा। अब ये उस स्ट्रिप का हमारे पास एरिया आ गया है। तो देखो भाई इसी तरह हम क्या करें, छोटे छोटे इतनी इनफाइनाइटेसिमल हमने क्या ली है, सारी स्ट्रिप्स ले रखी है, सारी स्ट्रिप्स कैलकुलेट कर रखी है। तो टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन हम क्या करेंगे, लेट अस सम अप द वर्क डन फॉर ऑल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, जितने भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स हमने लिए हैं उन सभी स्मॉल
स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इस वर्क डन का सम कर देंगे। ठीक है, अब हमने सभी इंटरवल्स के लिए इस वर्क डन का सम कर दिया, तो इससे किससे दिखा देंगे हम, W को, जो DW है, W है वो किसके बराबर आ जाएगा, समेशन DW, और ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, F डॉट DX के। ठीक है, जितने भी हमने छोटे 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 स्मॉल इंटरवल्स लिए हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो हम स्मॉल 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 इंटरवल्स लेते जा रहे हैं, तो उसको और छोटा करते जाएंगे तो वो और बिल्कुल एग्जैक्ट रेक्टेंगल में बनता चला जाएगा, या नहीं चला जाएगा। और जब हम लिमिट dx को टेंड्स टू 0 कर देंगे तो एग्जैक्टली जो फोर्स है हमारे पास वो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किसके अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करने लग जाएगा। एज आवर डिस्प्लेसमेंट विल अप्रोच टू 0, एज आवर small displacement dx will approach to 0, जैसे ही ये 0 को अप्रोच करेगा, तो जैसे ही ये 0 को अप्रोच करेगा तो क्या होगा हमारे पास, आवर ये जो हमारा वर्क डन है, दी नंबर ऑफ टर्म्स इन समेशन में क्या हो जाएंगी, गोज ऑन इंक्रीजिंग, और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी भाई, गोज ऑन इंक्रीजिंग विदाउट लिमिट, और ऐसा हो जाएगा कि लिमिट भी नहीं होगी उनकी, इतनी ज्यादा नंबर में बढ़ जाएंगी। अब भाई कोई थोड़ी थोड़ी वैल्यूज होती तो आप उनको इजीली सम अप कर सकते थे, लेकिन जब इतनी ज्यादा वैल्यू हो जाती है कि आप उनको इजीली सम अप नहीं कर सकते, वहां पर आप क्या यूज करते हो, इंटीग्रेशन। क्या यूज करते हो, इंटीग्रेशन। एंड यहां पर ये लिख लो, एंड द समेशन will become a definite value, that is area under the curve। ठीक है, और ये कौन सा कर्व, CD कर्व मान लेती हूँ मैं, यहां तक ही मान लेती हूँ D। ठीक है, आप देखो भाई, hence we may write, अब इसको हम किस में लिख सकते हैं, अब ये यहाँ पर कैसे पहुंच गया है, जो हमारा W है वो कैसे जा चुका है, लिमिट dx टेंड्स टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, F डॉट dx इन इंटीग्रल फॉर्म, हम इसको अब इंटीग्रल फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, इंटीग्रल फॉर्म। W क्या आ जाएगा आपके पास, xa टू xb F डॉट dx, यहां पर मैंने क्या मान लिया, xa। ठीक है, ये पॉइंट A जो था इसके लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट मान लिया XA, और यहां पर मान लिया XP। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास। अब F डॉट dx हमने क्या निकाला था, F डॉट dx हमने जो निकाला था वो क्या था, हमारा एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS, XA टू XB, एरिया ऑफ द स्ट्रिप PQRS। अब XA से XB तक कितनी एरिया जो स्ट्रिप्स हैं, वो इनफाइनाइट नंबर है उन स्ट्रिप्स का। ठीक है, और हमने इतनी ज्यादा स्ट्रिप्स बनाई, XA से हमने बनानी स्टार्ट की, फिर यहां से इस तरह से हम बनाते चले गए। ठीक है, जब आपने उन सभी का सम किया तो वो क्या आएगा, ये छोटे 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 एरिया सम अप होते चले जा रहे हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये कंप्लीट A C D B A, ये एरिया आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, एरिया A B C D E। ठीक है, ये एरिया आपके पास आ गया। जो एरिया होगा अंडर द कर्व वो क्या देगा हमारे पास, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो यू कैन राइट हैंस द वर्क डन बाय अ variable force is
गिवन बाय द एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, एरिया अंडर द कर्व इन फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है उसमें जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो आपको वर्क डन देगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया, हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स था। अब जब वेरिएबल फोर्स था तो हम उसको कंप्लीट इंटरवल के लिए तो कांस्टेंट नहीं ले सकते, लेकिन कुछ बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल तो होगा ना, जिस टाइम इंटरवल के लिए हम उसको क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, उतने ही छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स लिए, उन डिस्प्लेसमेंट्स के लिए फोर्स क्या था, कांस्टेंट था, और हमने उन सभी का क्या कर दिया, सम कर दिया। अब जैसे ही आपने डिस्प्लेसमेंट की लिमिट को जीरो तक अप्रोच करवाया, तो जब आपने डिस्प्लेसमेंट की लिमिट को जीरो अप्रोच करवा दिया तो वहां पर आपके पास क्या हो गया, फोर्स बिल्कुल एग्जैक्टली कांस्टेंट आ जाएगा। लेकिन फिर जो समीशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीग्रेशन होता है कंटिन्यूअस आप सम कर रहे हो, ठीक है, और समीशन क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज का सम कर रहे हो। ओके, जैसे कि आपको गेहूं का जो ढेर होता है वो दूर से कैसा दिखाई देता है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, लेकिन पास जाते हो तो कैसा पता चलता है, एक एक अलग अलग दाना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन वही गेहूं का ढेर है जिसको आप दूर से देख रहे हो, और समीशन क्या है, उस गेहूं के ढेर को आप पास से देख रहे हो। ओके, बाजरे का ढेर आजकल तुम बाजरा निकाल रहे हो तो बाजरे का ढेर है। देखो भाई, नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास, कंजर्वेटिव फोर्सेस, द फोर्सेस फॉर विच द वर्क डन depends only on the initial and final position, initial and final position of the object। ठीक है, और and does not depend upon the path followed। ठीक है, ऐसे फोर्सेस जिनके लिए जो वर्क डन है आपका, आपने किसी फोर्स के लिए वर्क डन किया, चाहे उस फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क किया हो या फिर उस फोर्स के द्वारा कोई वर्क डन किया गया हो, और वो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, इस बात पर बिल्कुल भी डिपेंड ना करे कि उसने कौन सा पाथ फॉलो किया है, तो आपके पास वो क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, वो फोर्स कैसा फोर्स कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल है आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, इसके अगेंस्ट आपने कोई काम किया, ठीक है, मेरा मार्कर नीचे पड़ गया था और इस मार्कर को मैं उठाकर यहाँ पर ले आई हूँ। ठीक है, अब मैं चाहे इस मार्कर को ऐसे घुमाकर यहाँ पर लेकर आई हूँ, या फिर मैं सीधा यहाँ पर ले आई, या फिर मैं इससे ऐसे सांप बनाते हुए इसको यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने काम तो किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम किया। ठीक है, और वो काम जो है मेरा वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा कि ये मार्कर फाइनली पहुंचा कहां पर है, धरती से उठकर ये फाइनली कहां पर पहुंचा है। ठीक है, देखो भाई, आप लोगों ने क्या किया है, आप लोगों ने, आप मान लो अभी 10th क्लास आपने पास की है, ठीक है, +1 में आए हो, एक बच्चा है जो किस में आ गया है, 10 सालों में +1 में आ गया, एक बच्चा 12 सालों में आया है, एक बच्चा 14 सालों में आया है, तो देखने वाला क्या देखेगा कि सभी बच्चे कौन से क्लास में है, 11th क्लास में है, वो ये नहीं देखेगा कि कोई 10 साल में आया है, कोई 12 साल में आया है, कोई 14 साल में, उसे फर्क नहीं पड़ता, उसने क्या देखा है, टीचर ने क्या देखा है कि इस टाइम मेरे सामने जितने भी बच्चे हैं वो सभी किस में है, 11th क्लास में है। ठीक है, तो टीचर ने आपका क्या किया, जहां से आपने पढ़ना स्टार्ट किया था वो पॉइंट देखा, और लास्ट में आप आज कहां पर बैठे हैं,
वो पॉइंट देखा। उसके बीच में आपने क्या किया, फेल हुए, पास हुए, मटर गश्ती की, वट एवर यू डू, उसको किसी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चाई ये है कि आज आप 11th क्लास में हो, चाहे आप 10वीं में 10 बार फेल हुए हो, चाहे आप 20 सालों में 11th क्लास में पहुंचे हो, लेकिन आज की सच ये है कि आज आप 11th क्लास में हैं। ठीक है, तो इसी तरह कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, उनका जो वर्क डन होता है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है कि इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पर था, फाइनली वो कहां पर पहुंच गया है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कौन से पाथ से आया है। अब ये जैसे मैंने कहा है तो तुम्हारे दिमाग में एक और चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि एक और चीज ऐसी थी ना, कौन सी थी बताओ, डिस्प्लेसमेंट। और जो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है वो बेसिक है हर एक चीज का। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास, बोलो भाई। डिस्प्लेसमेंट भी किस पर डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो हमारा वर्क डन भी किस पर डिपेंड करता है, ओनली एंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। और कौन सा वर्क डन, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, किसी फोर्स के द्वारा अगर किया गया काम सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, चाहे वो वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स हो या वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, अगर आपको प्रूफ देखना है तो चलो अभी देखते हैं, प्रूफ देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स से ही कंजर्वेटिव फोर्स का हम प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, हमारे पास एक पाथ है, पहला पाथ प्रूफ। ठीक है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमें ग्राउंड से इस h हाइट पर हमें लेकर जाना है। ठीक है, ये हाइट क्या है, h है। पहला हमने क्या किया, पाथ फर्स्ट कैसा पाथ लिया, स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इसमें हम यहां से यहां तक लेकर जाना चाहते हैं, तो हम इस ऑब्जेक्ट को, जो ऑब्जेक्ट हमारे पास, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m, मास कितना है, m है। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g होगा। तो हमें उसको ऊपर ले जाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, mg, उसके वेट के जितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, h हाइट तक हम उसको ले जाना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो आपका वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन बराबर F डॉट ds। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, F ds cos 0। ठीक है, F ds cos 0। cos 0 क्यों लिया है मैंने, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हम ऑब्जेक्ट को ले जाना चाहते हैं, फोर्स जिसमें लगा है उसी में हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटी की बात नहीं कर रही हूं मैं यहाँ पर कि ग्रेविटी उसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दैट। हम तो क्या कर रहे हैं, जिस फोर्स की हमने बात की है कि यहां से और यहां तक की दूरी में हम उसको लेकर गए हैं। ठीक है, तो अब देखो F ds cos थीटा, हमने कितना फोर्स लगाया है, m इंटू जी, ds या fs, ये ds बार बार ds याद आता है, fs cos थीटा। तो ये s क्या है यहाँ पर, h, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको मैं W1 मान लू, पाथ फर्स्ट के थ्रू जो गया है। देखो भाई, नेक्स्ट पाथ सेकंड के थ्रू। ठीक है, पाथ सेकंड से जाएगा। लेट अस टेक एन इंक्लाइंड प्लेन, लेट अस टेक इंक्लाइंड प्लेन। अब की बार हमने क्या लिया है, इंक्लाइंड प्लेन लिया है। तो जब हमने इंक्लाइंड प्लेन लिया है तो ये हाइट है मेरे पास h, वही हाइट, सेम हाइट। ठीक है, अब की बार मैं इसको यहां से लेकर गई हूं। ठीक है, ये मैंने मान लिया c, ये a, ये b। ठीक है, अब जब मेरा ऑब्जेक्ट यहां पर होगा उस टाइम पे इसका वेट इधर लग रहा होगा mg, ये थीटा एंगल है, तो इस तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो इधर की साइड लगेगा और ये कितना लगेगा, mg cos थीटा, mg cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये कौन सा होगा, mg sin थीटा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, मैं उसको यहाँ पर नहीं दिखा रही हूँ। ऊपर ले जाने के लिए मैं इस पे क्या लगा रही हूँ, फोर्स लगा रही हूँ F। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर ले जा पाऊं इसके लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इस mg sin थीटा के बराबर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा, W2 कितना आएगा, F डॉट S, F डॉट S
क्या आ जाएगा एफ एस कोस थीटा। मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हूं, इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब दोनों सेम ही है डायरेक्शन तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, कोस थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 1, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा एफ, एफ की वैल्यू रख दो अब एम जी साइन थीटा, ठीक है। एस कितना है आपकी बात सी बी, ठीक है, एस कितना है सी बी। तो अब जब एस सी बी है तो यहां पर ये लिख लेना तुम एम जी साइन थीटा के बारे में, एम जी साइन थीटा is the force required to move the required या फिर applied force applied to move the object along CB, ठीक है, लिख लेना है। अब mg sin थीटा CB ये आ गया, साइन थीटा निकालना है, निकाल दो साइन थीटा, क्या आएगा साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या होगा ए बी अपॉन हाइपोटेनस क्या है सी बी इनटू में सी बी से सी बी कैंसिल, ए बी की वैल्यू क्या है एम जी एच, तो W2B कितना आ गया एम जी एच, W1 भी एम जी एच था, W2B कितना आ गया एम जी एच। मतलब यहां से हमारे पास, मैं इधर लिख देती हूँ W1 बराबर W2 आ चुका है। नाउ आई हैव टू रब बोथ ऑफ दिस। एक और पाथ ले लेते हैं, अब स्टेयर्स से लेकर जाएंगे हम, ठीक है। अभी तो हम स्लोप से लेकर गए थे, अब की बार किससे लेकर जाएंगे स्टेयर्स से लेकर जाएंगे, ठीक है। जब आप स्टेयर्स से लेकर जाओगे तो कुछ इस तरह से लेकर जाओगे और ये आपने इसको h हाइट पर पहुंचा दिया, ये A पॉइंट है, ये B है, ठीक है, यहां पर C है। ये जो हाइट है एक स्टेयर की, इसको मैंने मान लिया h डैश, और इधर जो विड्थ है इसको मान लिया x। टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं n स्टेप्स आर देयर, ठीक है। लेट अस कंसीडर वी आर टेकिंग द ऑब्जेक्ट थ्रू स्टेयर्स, यू हैव टू राइट डाउन इट। लेट अस कंसीडर we are taking the object through stairs and there are n number of stairs, ठीक है। height of each stair is h dash and width of each stair is x, ठीक है। now अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, एक तो ये वाला, एक स्टेयर के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। now the work done in moving object over one stair, एक स्टेयर के लिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई DW3 माना जाएगा, ठीक है। छोटा सा निकाल रही हूं मैं, तो क्या आएगा mg, वर्क तो कितना है भाई, फोर्स तो कितना लगाना पड़ेगा हमें mg ही लगाना पड़ेगा, mg fs cos थीटा, cos एक मिनट f डॉट h डैश cos थीटा प्लस f डॉट x cos थीटा, ठीक है। अब थीटा डैश कर देते हैं। अब ये थीटा डैश क्यों किया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल क्या होंगे अलग अलग होंगे। अलग अलग कैसे होंगे देखो, यहाँ पर तो मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल 0, तो इस वाले में f डॉट h डैश cos 0 आ गया, ठीक है। प्लस इसके केस में क्या आएगा, मैं फोर्स तो ऊपर ही लगा रही हूँ लेकिन ये क्या हो रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया f डॉट x cos 90। अब ये तो क्या हो गया 0, बच क्या गया आपके पास f डॉट h डैश। अब वर्क डन in moving object through n stairs के थ्रू अगर आप मूव करना चाहते हैं तो क्या आएगा, टोटल कर लेना इसको, टोटल W3 बराबर समीशन W3 और वो क्या आ जाएगा n इंटू में f डॉट h डैश, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास f n h डैश। अब देखो h डैश, ये h डैश, ये h डैश, ये h डैश, ये h डैश,
n स्टेयर्स है, आपने सभी की हाइट का सम कर दिया, किसके बराबर आ जाएगा, h के बराबर। तो ये क्या हो गया, एफ एच। और f कितना था भाई, f था m g h, ठीक है। तो W3 भी इसके बराबर आ गया है। ओके, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि आप किसी भी पाथ के अलोंग ऑब्जेक्ट को चाहे लेकर जाओ, आपका जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आप कोई वेरिएबल पाथ ले लेते, आप क्या ले लेते, कोई वेरिएबल पाथ ले लेते, ठीक है। जब आप वेरिएबल पाथ इस तरह से कोई भी रैंडम पाथ ले लेते, ठीक है, पहाड़ से लेकर जा रहे हो आपके बार, ये ए, ये बी, एच हाइट है और ये सी, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट के लिए डी डब्ल्यू निकालना चाहूं, तो छोटे से के लिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी एच, और इधर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डी एक्स। होगा या नहीं होगा, बताओ भाई। अगर मैं फोर्स की बात करूं, स्मॉल वर्क डन की बात करूं, तो ये होगा या नहीं होगा। अब जब आप इस केस में मैग्नेट फोर्स लिखेंगे, वर्क डन लिखेंगे, तो वो क्या आ जाएगा भाई, वर्क डन आपके पास DW4, क्या आ जाएगा DW4, mg/dh cos 0 प्लस mg/dx cos 90। जैसे हमने पीछे किया था सेम उसी तरह, ये क्या बचेगा आपके पास, mg/dh। टोटल निकालेंगे तो W4 वो क्या हो जाएगा आपके पास, mg/h। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, W4 भी बराबर आ गया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि आप किसी भी पाथ के से लेकर जाओ ऑब्जेक्ट को, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके लिए वर्क डन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पाथ, only on the initial and final position and does not depend upon the path। तो अब आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस। फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। सेकंड प्रॉपर्टी है, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पाथ फॉलोड। जो नेचर है पाथ का, जो भी नेचर है उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। अब देखो भाई, और एग्जांपल्स क्या क्या है कंजर्वेटिव फोर्सेस की, जो कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया चार्जेस के बीच में, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इलास्टिक स्प्रिंग में जो फोर्स होता है वो हो गया, ये सारे क्या है आपके पास, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्या होता है, वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव, sorry, if the work done by a force, if work done by a force depends upon path followed by the object, then the force is said to be non-conservative forces, non-conservative force। उस टाइम पे आप फोर्स को क्या कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही क्या करेगा, पाथ पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पाथ फॉलो किया है। एक स्टार डालकर पॉइंट लिख लो, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ closed loop will be 0। क्यों 0 होगा, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड्स, क्या हो जाती हैं, कोइंसाइड्स, ठीक है। उस केस में इनिशियल और जो फाइनल पोजीशन होती है वो क्या हो जाती हैं,
मिल जाती हैं, कोइंसाइड कर जाती हैं, इसीलिए जो आपका वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का क्लोज्ड पाथ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट ने जहां से चलना शुरू किया था, अगर ऑब्जेक्ट वहीं पर आ गया और कंजर्वेटिव फोर्स है तो वहां पर जो वर्क डन रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो वही, जैसे आपने ग्रेविटी का एग्जांपल ले लेते हैं। अब ग्रेविटी है, यहां से ए से बी ले जाने के लिए आपने पॉजिटिव वर्क डन किया, ठीक है। मान लो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप काम कर रहे हो तो इसको आप क्या मान सकते हो, mgh, ग्रेविटी के अगेंस्ट गया है वो, तो ग्रेविटी लेते हैं ना हम, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां से ग्रेविटी के अगेंस्ट जब ये गया तो किस में गया, -mgh। जब ये वापस बी से ए पर आ गया तो कितना काम किया इसने, प्लस का mgh, टोटल वर्क डन कितना हो गया, 0, ठीक है। यहां से यहां पर ले जाने के लिए भी उतना ही वर्क डन था, यहां से यहां पर लाने के लिए भी इतना ही वर्क डन था। और ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पावर और एनर्जी के बारे में। आज के लिए सफिशिएंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आगे अगर आप फिजिक्स लेंगे कभी लाइफ में देखेंगे कि टीचर्स कभी इसको ब्रीफली नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा बोल देंगे ऐसे ही, फिर आप अगर आज नहीं पढ़ोगे तो फिर वहां पर पछताओगे भाई।